नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। जीएचएमसी ने आज मेहदीपट्टनम के इलाके में फुटपाथ पर नाजायज कब्जों और गैर मजाज तामीरात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई चलाई, जिसके दौरान रेतू बाजार, मेहदीपट्टनम बस स्टैंड वगैरह के इलाकों से कब्जों को हटा दिया गया। जोनल कमिश्नर खैरताबाद मुशर्रफ फारूकी की क़यादत में बल्दिया की इस कार्रवाई को पुलिस का ताउन भी हासिल रहा। मुशर्रफ फारूकी ने बताया कि दुकानदारों ने फुटपाथ ही नहीं बल्कि सड़क के एक बड़े हिस्से पर भी कब्जा जमा लिया था, जिससे पैदल राहरों को तकलीफ हो रही थी और ट्रैफिक के बहाव में भी मसाइल पैदा हो रहे थे। उन्हें इंतबा दिया कि जीएचएमसी आने वाले दिनों में भी मजीद कार्रवाई करेगी। खैरताबाद जोन जीएचएमसी की तरफ से आज यहाँ पे मेहदीपट्टनम में एक 4 दिन का स्पेशल ड्राइव शुरू किया गया है। ये ड्राइव के तहत यहाँ पे हर डिपार्टमेंट के हर ऑफिसर यहाँ पे आके फोकस्ड अप्रोच से यहाँ पे काम कर रहे हैं। 4 दिन में डेफिनेटली यहाँ पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट नज़र आएगा। ये ड्राइव में हॉर्टिकल्चर, सैनिटेशन, टाउन प्लानिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और जीएचएमसी के जो भी डिपार्टमेंट्स है वो पूरे डिपार्टमेंट एक साथ आके 60 टीम में कम से कम 1000 एम्प्लॉइज करके काम कर रहे हैं। मैं अभी इत्तला मिली के साथ पुलिस की नॉलेज में नहीं है, आप विदाउट इंटीमेशन डायरेक्ट आके कर रहे हैं। जीएचएमसी जैसा तरीके से काम करना है उस तरीके से काम कर रहे हैं। सब तो कहीं पे भी डिमोलिश नहीं करे, अगर गलती से भी अगर कुछ करे तो आप हमारे नोटिस पर लाइए, हम डेफिनेटली उन पर एक्शन लेंगे, लेकिन लिट कैप को हम टच नहीं करेंगे। को किराया बन रहा है सर, अगर टेंडर का जो एरिया है उस एरिया में है तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर एरिया के सामने जो प्रोजेक्शंस है, आप जैसे देख सकते हैं वहाँ पे सामने प्रोजेक्शंस है, वो प्रोजेक्शंस को हम बिल्कुल निकालेंगे, प्रोजेक्शंस को डिमोलिश करेंगे, लेकिन जहाँ तक उनका परमिशन है वहाँ तक हम टच नहीं करेंगे। थैंक यू। आएगा ये नतीजे के हिसाब से और यहाँ की जो लर्निंग्स रहेंगी इसके हिसाब से ऐसी स्पेशल ड्राइव हम एक एक वार्ड पिकअप करके हर हफ्ते करने वाले हैं। साहब ये पुलिस की बालापुर मंडल के तहत बदंगी पेट में हुकूमत की इजाज़त के बगैर चलाए जाने वाले मास्टरमाइंड स्कूल के खिलाफ मुकामी अवाम बिलखुसूस नौजवानों ने आवाज़ उठाई। स्कूल के रूबरू एहतजाज करते हुए इन लोगों ने उसे फिलफोर बंद करने का मुतालबा किया। रंगारेड्डी के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर ने भी 7 नवंबर को एक मेमो जारी करते हुए इस स्कूल को गैर कानूनी करार दिया था और मंडल एजुकेशनल ऑफिसर सरूनगर को जरूरी कार्रवाई की हिदायत दी थी। इसके बावजूद स्कूल खुला था। रियासती बीजेपी के सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने आज जिले नागर कर्नूल में पार्टी के दफ्तर की नई इमारत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर अपनी तकरीर में डॉक्टर लक्ष्मण ने पार्टी कारकुनों से कहा कि वो आने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए तैयारी शुरू कर दें। उन्होंने कहा कि रियासत में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की मुतलकुल अनान हुकूमत को बेदखल करना चाहिए। आरटीसी की हड़ताल खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, इसकी वजह चीफ मिनिस्टर का रवैया है। बीजेपी के सदर ने कहा कि आरटीसी की हड़ताल से अवाम को जिन तकालीफ का सामना करना पड़ा है उसकी हुकूमत को कोई फिक्र नहीं है। हैदराबाद में लजीज खानों के माहिर पकवान और मेहमान नवाजी के लिए मशहूर नवाब महबूब आलम खान ने अपनी रिहाइशगाह बरकतपुरे पर हैदराबाद में मुतय्यन अमरीकी कौंसल जनरल जोएल एफमन को मदऊ किया और उन्हें बशमूल बिरयानी मुख्तलिफ अक़साम के खानों का जायका करवाया। देही तरक्की पर चौथे फिल्म फेस्टिवल का आज हैदराबाद के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज इंस्टीट्यूट राजेंद्र नगर में आगाज हुआ। डिप्टी डायरेक्टर जनरल राधिका रस्तोगी ने इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि इसका मकसद फिल्म साजों को देही जिंदगी और देही तरक्की से मुतालिक फिल्मों की तैयारी के लिए राग़िब करना है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में आज भी फिल्में आम जनता तक पहुँचने का मौसर जरिया है और ये जहनों की तब्दीली के लिए भी काफ़ी माविन साबित होती हैं। एडिशनल डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन व ऑल इंडिया रेडियो साउथ जोन राजकुमार रुफाजिया ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मुमताज सहाफ़ी और उर्दू हफ्तेवार गवाह के एडिटर फाजिल हुसैन परवेज के मज़ामीन सच तो है को किताबी शक्ल दे दी गई और इसकी रस्म इजराई की तकरीब कल मीडिया प्लस में मुनक़िद हुई। डायरेक्टर कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू शेख अकील अहमद ने रस्म इजरा अंजाम दी। सदर तेलंगाना उर्दू अकेडमी रहीमुद्दीन अंसारी ने सदारत की। खादिमुल कुरान अहमद अबू साद, डायरेक्टर सेंटर फॉर उर्दू कल्चर स्टडीज़ प्रोफेसर मोहम्मद मुज़फ़्फ़रुद्दीन, NRI इफ्तिखार शरीफ,
सदर तेलंगाना प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन प्रोफेसर फारूक बख्शी, डायरेक्टर मेस्को डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन और शाही मस्जिद बागेमा के इमाम व खतीब मोहम्मद हसन बिन मोहम्मद अल-हम्वी ने मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। साबिक वाइस प्रिंसिपल उर्दू आर्ट्स कॉलेज प्रोफेसर फातिमा बेगम परवीन, साबिक डिप्टी डायरेक्टर दूरदर्शन डॉक्टर शुजात अली सूफी और दूसरों ने इस किताब पर तबसरा किया। मुमताज मिर्जा निगार, मुश्तबा हुसैन और दूसरों ने भी मुखातिब किया। सैयद खालिद शहबाज जर्नलिस्ट ने खैर मकदम किया, जबकि मोहम्मद अब्दुल रशीद ने शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर शुजात अली राशिद ने निजामत के फराइज अंजाम दिए। क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है? तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं, और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तियाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, एसी बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमात की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालार जंग कॉम्प्लेक्स, दीवान दोड़ी, हैदराबाद। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मरकजी हुकूमत एनआरसी को पूरे मुल्क में लागू करेगी। पार्लियामेंट में बयान देते हुए उन्होंने कहा कि इससे किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। एनआरसी में जिनके नाम कायम हैं वो तहसील की सतह पर कायम ट्रिब्यूनल रुजू हो सकते हैं। दूसरी तरफ मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने फिर एक बार कहा कि उनकी पार्टी रियासत में एनआरसी की इजाजत नहीं देगी। मगरबी बंगाल में कोई भी किसी की शहरियत को छीन नहीं सकता। उन्होंने मजलिस के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर नवीसी पर एक और बार तनकीद की। उन्होंने कहा कि जो लोग हैदराबाद से थैले भर के पैसे लाते हैं और मुसलमानों के हमदर्द बताते हैं, वो दरअसल बीजेपी के सबसे बड़े हलीफ हैं। अंदर ये बिल पारित हुआ था, एक स्टैंडिंग कमेटी ने इसको अप्रूव किया है जिसमें सभी पार्टी के लोग थे और सिलेक्ट कमेटी, और इसमें धर्म के बारे में भी सभी पार्टियों की सहमति से ही ये सदन के अंदर आया है। ये कोई नई बात नहीं है। अब क्योंकि अभी इसलिए नहीं आया कि लोकसभा लैप्स कर गई, अब वो बिल लैप्स कर गया, अब फिर से आएगा। इसका मैंने जिक्र किया था, जो ड्राफ्ट लेजिस्लेशन उस वक्त लोकसभा में आया था उसका जिक्र किया था, मगर अभी भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इसकी एनआरसी से कोई लेन देन नहीं। एनआरसी अलग प्रक्रिया। राइट। श्री स्वपन दास गुप्ता। To the Honorable Home Minister, taking into account the Gazette notification of 7th September 2015, is this Gazette notification applicable to the whole of India? In that case, sir, why I'm asking this is the NRC in Assam, in that case, should make a fundamental distinction between those who are illegal immigrants and those who are non-citizens. Right. Right? Has that actually, that distinction, has it been made? If it hasn't, if it has been made, sir, why are various people who are categorized in the Gazette notification, why are they being incarcerated? मंत्री जी। सभापति महोदय, जो एनआरसी आसाम के अंदर एनआरसी की प्रक्रिया हाथ में ली गई, एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत और एक अलग एक्ट के तहत ली गई। एनआरसी की प्रक्रिया देश भर में होगी, उस वक्त आसाम के अंदर भी ये एनआरसी की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से फिर से की जाएगी। और इसमें मैंने फिर से स्पष्ट कर देता हूं कि किसी भी धर्म के लोगों को कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये सारे लोगों को एनआरसी के अंदर समाहित करने की व्यवस्था है ही है। और जिस गैजेट नोटिफिकेशन का उल्लेख माननीय सदस्य ने कहा, वो पूरे देश भर के अंदर एप्लीकेबल। श्री सुकेंद्र शेखर राय। Out of 19 lakh people excluded from the National Register of Citizenship in Assam, 11 lakh are Bengali Hindus.
although majority of them produce document in support of their citizenship, they have been excluded. My question is, will the government grant citizenship to all genuine affected Indians out of NRC without waiting for 6 years? Right. मंत्री जी, मान्यवर ये फिर से सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का सवाल पूछ रहे हैं। एनआरसी के अंदर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं हो सकता। एक सेकंड, मेरी बात समाप्त होने दीजिए ना। एनआरसी के अंदर आज जो नागरिक बने हैं इनका रजिस्टर बनाने की व्यवस्था है, इसके अंदर इस प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं हो सकता। मगर ये बात सही है, सरकार मानती भी है कि जो हिंदू शरणार्थी आए हैं, बौद्ध, जैन, सिख, क्रिश्चियन और पारसी शरणार्थी है, सारे को इस देश की नागरिकता मिलनी चाहिए और इसीलिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाकर हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन ये सारे धर्म के शरणार्थी जो धार्मिक प्रताड़ना के कारण बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हैं, उनको वो बिल के अंदर नागरिकता देने का प्रोविजन। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन। 50वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आज गोवा में आगाज हो गया, जो एक हफ्ते तक जारी रहेगा। एक रंगारंग तकरीब में मरकजी वज़ीर इत्तलात व नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने सियासी कायदीन और सरकर्दा फिल्मी शख्सियतों की मौजूदगी में शमा रोशन करके इसका इफ्तिताह किया। इस मौके पर गवर्नर गोवा सत्यपाल मलिक, चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत, मरकजी ममलिकती वजीर बाबुल सुप्रियो, नामवर फिल्म अदाकार अमिताभ बच्चन और रजनीकांत भी स्टेज पर मौजूद थे। फिल्म फेस्टिवल की गोल्डन जुबली की मुनासिबत से एक यादगार स्टैम्प की इजराई भी अमल में आई। तेलंगाना लेजिस्लेटिव काउंसिल के असेसमेंट कमेटी की आज पहली मीटिंग रखी गई, जिसके चेयरपर्सन थे चेयरमैन जी सुकेंदर रेड्डी। इनके साथ साथ वजीर खजाना हरीश राव और लेजिस्लेटिव अफेयर के वजीर प्रशांत रेड्डी ने भी उसमें शिरकत की। इस इजलास में कमेटी के मुहरिकात वगैरह का तफसीली जायजा लिया गया। रियासत तेलंगाना के IT के वजीर KTR ने आज हैदराबाद के इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में इंडीवुड फिल्म मार्केट यानी IFM 2019 के 5वें एडिशन का इफ्तिताह किया और बतलाया कि इनकी हुकूमत ने इंडस्ट्री को मजीद तरक्की देने के लिए सब्सिडीज को लाया है ताकि मुस्तकिल में इसे मजीद बढ़ावा मिल सके। जबकि शहर हैदराबाद में अभी वर्ल्ड क्लास VFX, गेमिंग, एनिमेशन सेक्टर्स वगैरह के स्टूडियोज मौजूद हैं और यहाँ पर अभी तक सिर्फ गेमिंग सेक्टर ने 250 करोड़ का बिजनेस किया है। Streaming OTT in just the animation content space is now almost 2.9 billion and is growing at the rate of 8% per annum. So therefore, the market potential is huge, and so is the case with VFX industry. Again, this is emerging. In fact, I remember a conversation with one of the studio owners in Hyderabad. So there was a time when our Honorable Chief Minister said, Hyderabad can not just be a hub for Telugu film industry, but also possibly the entire South Asian film industry, which really encompasses a lot of languages, a lot of diversity, etc. So one of the prominent studio owners in Hyderabad, we were having a conversation. So I said, how much of space would you need?
to create a world-class studio? He said about 5 acres. I completely was lost. I said, how is that possible? I thought you film studios were all about scale, you would need thousands of acres of land, etc., etc. He said, no. After VFX has come in, after animation has come in, they have become indispensable part of movie making and content creation. So therefore, what I would really need is some world-class technicians and possibly about 5 acres of wonderful studios from which I can create another Bahubali or another Iga or Magadhira or one of these large, animation and VFX-based movies that have come out of our own Telugu film industry. So therefore, VFX, as we all know, has emerged and has become an indispensable part of filmmaking, cutting-edge work that is happening in our TV industry as well, and the post-production segment, which I'm sure many of these gentlemen who are sitting on the dais and the ladies sitting on the dais would know more about, also have been witnessing tremendous growth. In fact, 13% is what I'm told, is at which the post-production sector is also growing. International projects also continue to grow and give lion's share of revenues for VFX industries, which is almost 70% of all the work that happens here. Likewise, even gaming industry. I know IGDC is a part of this event. So even gaming industry, for that matter, has been growing exponentially. More than 2.3 billion active gamers in the world. And let me remind you, there's only 7 billion people in the world, so 2.3 billion is a huge number. More than 2.3 billion active gamers in the world right now. And this market, gaming industry, is also pegged at about 140 billion, with digital revenues accounting for 90%. तेलंगाना के जंगलात को मजबूत बनाने के लिए आज USAID यानी यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और मोइफैक यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेटिक चेंज के इश्तराक से एक बाईलैटरल प्रोग्राम रखा गया, जिसमें बतलाया गया कि रियासती जंगलात ख़ास तौर पर ज़िले मेदक के जंगलात को मज़ीद बढ़ावा और मजबूत बनाने के लिए टेट्राटेक ARD वगैरह को इस्तेमाल में लाया जाएगा। हैदराबाद में वाक़ हुकूमत के BRK भवन में आज सिंगापुर के कौंसल जनरल पोंग कोक टियान ने हुकूमती अहदेदारों से मुलाकात करते हुए तेलंगाना में सिंगापुर के कारोबारियों के लिए बेहतर मौक़ों का इद्दिया किया और बतलाया कि अभी बहुत सारे वहां के कारोबारी यहां पर अपनी कंपनियां शुरू कर चुके हैं और ख़ास तौर पर IT, फार्मा, बायोटेक्नोलॉजी, टूरिज़म, एडुकेशन, अर्बन डेवलपमेंट, हेल्थ, हॉस्पिटलिटी वगैरह के ज़ुमरों को मज़ीद वुसअत देने से जुड़ गए हैं। हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन की क़ियादत में GHMC का एक वफद अभी महाराष्ट्र के पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए वहां के दौरे पर है। अभी इस वफद ने नागपुर मेट्रो रेल का जायज़ा लेने के बाद पुणे पहुंच गया है। उस वफद में GHMC के चीफ इंजीनियर्स श्रीधर जियाउद्दीन के साथ साथ OSD सुरेश वगैरह भी शामिल हैं। तेलंगाना की लेडी गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन से ऑल पार्टी लीडर्स के एक वफद ने आज मुलाकात करते हुए इन्हें रियासत की मौजूदा सूरत हाल पर एक याददाश्त पेश की, जिसमें ख़ास तौर पर TSRTC के हड़ताली वर्कर्स के सिलसिले में अदालत में RTC की MD अनिल शर्मा के झूठे एफिडेविट का तस्करा भी शामिल रखा गया। उस वफद में कांग्रेस की गीता रेड्डी, TDP के स्टेट प्रेसिडेंट एल रमना, TGS के कन्वीनर प्रोफेसर कोदंडराम, CPI के स्टेट सेक्रेटरी के साथ साथ कुछ दीगर सियासी जमातों के लीडर्स भी शामिल थे। ప్రతిపక్షాలు పలు విధాలుగా ఈ ముఖ్యమంత్రి గారికి అనేక విజ్ఞప్తులు చేసినా కానీ ఏ విజ్ఞప్తి కూడా ఆయన స్పందించడం లేదు. స్పందించకపోగా కేసీఆర్ గారు ద్వంద్వ విధానంతో రెండు నాలుకల ధోరణితో ఇవాళ వ్యవహరిస్తున్నాడు. దాని నిదర్శనమే పార్లమెంటు సభ్యునిగా ఉన్నప్పుడు, ప్రతిపక్ష నాయకునిగా ఉన్నప్పుడు ఉద్యమ సమయంలో మాట్లాడిన కూడా ఇవాళ రికార్డ్ అయి ఉన్నవి ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో, పత్రికలలో. ఆనాడు చెప్పినటువంటిది కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రైవేటైజేషన్ పై పోతున్నాయి రవాణా గురించి. ఇది రవాణా అనేది పేద ప్రజానికానికి సంబంధించినటువంటిది. ప్రైవేటైజేషన్ ఇందులో
ఇవ్వడానికి వీలు లేదు, ఇది సామాజిక బాధ్యత ప్రభుత్వాలని చెప్పని దానికి సంబంధించినటువంటి వెసులుబాటు సంబంధించిన అంశాలు కూడా చెప్పడం జరిగింది. పన్నులు మినహాయింపు చేయొచ్చు, ప్రభుత్వం వెన్నుతన్నుగా ఉండొచ్చు, కార్మికుల శ్రేయస్సు కొరకు పాడుపచ్చని చెప్పినటువంటి వ్యక్తి ఈ కేసీఆర్ గారు స్వయంగా. కానీ నేడు మాత్రం పాలకపక్ష నేతగా 2014లో మొదటిసారి ముఖ్యమంత్రి అయినప్పుడు రెండవసారి కూడా ముఖ్యమంత్రి అని చెప్పినటువంటి విషయం, రవాణా సంస్థను ప్రైవేటైజేషన్ చెయ్యము, ప్రజలు వాళ్ళకు వెన్నుతన్నుగా ఉంటే ఇవాళ జీర్ణించుకోలేకపోతున్నాడు కనుకనే వాళ్ళకి కక్ష కట్టినట్టుగా కన్నెరేసినట్టు కనబడుతుంది. కనుకనే తెలంగాణ రాష్ట్ర గవర్నర్ గారిని వాళ్ళ అఖిల పక్షం కలిసినాం. పెద్దలు కోదండరాం గారి నేతృత్వంలో పెద్దలు చాడా వెంకటరెడ్డి గారు, శ్రీమతి గీతారెడ్డి గారు, మోహన్ రెడ్డి గారు వెంటనే బేషరతుగా చేర్చుకోండి, న్యాయసమ్మతమైనటువంటి సమ్మెను గుర్తించండి, వాళ్ళ న్యాయమైనటువంటి కోరికలు అమలు చేయాలని చెప్పని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఉపేక్షించింది. ఇప్పటికీ చివరాఖరికి కోర్టు మరొక మార్గాన్ని చూపింది. లేబర్ కమిషనర్ గారు చొరవ తీసుకొని ఈ సమస్యకు పరిష్కారాన్ని చూపాలని వారు కోరుతున్నారు. అదైనా అమలయ్యేటట్టు చూడవలసిందిగా మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. రెండవది, మేము వారికి మౌఖికంగా చెప్పిన విషయం ఏంటంటే, ఎప్పుడు కార్మికులు సమ్మె విరమించి వచ్చినప్పటికీ కూడా వాళ్లను డ్యూటీలోకి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అని కోర్టు వారు సూచన చేశారు. కోర్టు వారు ఏమన్నారంటే, ప్రభుత్వానికి చట్టపరంగా కార్మికుల పట్ల ఒక బాధ్యత ఉంది, ఆ బాధ్యతను వారు నెరవేర్చాలి అని చెప్పింది. నిజంగా 48,000 మంది కార్మికులను చూడకండి, మీరు వారి వెనకాల ఉన్న కుటుంబాలను కూడా లెక్కలోకి తీసుకోండి. వీళ్ళందరి సంక్షేమం ప్రభుత్వం యొక్క బాధ్యతనే. ఈ వయసులో వాళ్ళు పాల్పడి లేదా గుండెపోటుతో మరణించిన కేసీఆర్కి మాత్రం కనికరం రావట్లేదు. గవర్నర్ గారు అపాయింట్మెంట్ ఇస్తుంది తప్ప కేసీఆర్ ఇప్పటి వరకు ఆల్ పార్టీస్కి అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి లేదు. అంటే ఆయన ప్రజలతో ఎన్నికైన ఆయన, ఈయనేమో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నామినేట్ చేస్తే వచ్చినటువంటి గవర్నర్ గారు. అంటే గవర్నర్ గారికి ఉన్నటువంటి మరి ఆలోచన, కనీసం ఒక దృక్పథం, ఆతిథ్యానికి ప్రాముఖ్యత ఇవ్వాలనేటువంటి అది కేసీఆర్ లేకపోవడం బాధాకరం. అందులో ఇవాళ మరి చాలామంది ఆర్టీసీ కార్మికులు కష్టంతో ఉంటా ఉన్నారు. 2 నెలలుగా జీతాలు లేవు. హైకోర్టు ఈ మధ్య చాలా క్లియర్గా డైరెక్షన్స్ ఇచ్చింది. ఇప్పుడు కూడా మరి అన్నీ జరిగిన తర్వాత మరి బంతి కేసీఆర్ కోర్టులో ఉన్నది. కేసీఆర్ शहर हैदराबाद में मोहब्बत की शादी रचाने वाले एक जोड़े के बीच आज जात पात की दीवार आड़े आ गई है। बतलाया गया है कि झांसी नामी एक लड़की एक प्राइवेट कंपनी में काम के दौरान शेखर नामी एक दूसरे नौजवान एम्प्लॉय की मोहब्बत में गिरफ्तार हुई। यही नहीं, दोनों की शादी भी 1 साल कब्ल हो ही गई और अब इनके बीच जात पात की दीवार हायल हो गई है। अभी शेखर की जानिब से उसे मजीद जहेज के बहाने मुख्तलिफ किस्म के दबाव डालने की खबर मिली है। झांसी ने मीडिया के जरिए बतलाया कि शेखर ने किसी और लड़की से अभी शादी कर ली है और अब उसे इसमें कोई दिलचस्पी बाकी नहीं रही, लिहाजा वह मुख्तलिफ बहानों से उसे छोड़ देना चाहता है। ये बात पुलिस तक पहुंच गई है और वो तहकीकात से जुड़ गई है। तेलंगाना लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन जी सुकेंद्र रेड्डी ने आज पहले इजलास के मौके पर काउंसिल में डॉक्यूमेंट कमेटी का ऐलान किया, जिसके चेयरमैन सैयद अमीनुल हसन जाफरी बनाए गए। दीगर मेंबर्स में शामिल रखे गए बालासानी, लक्ष्मी नारायण, नवीन कुमार और नरसिंह चारियो। welcome the members of the committee. At the outset, I would thank the Chairman Sahab, Honorable Chairman Sahab, and the Government Chief Whip and the Government Whip who have graced this occasion of the first meeting of this committee. So there are a few things I would like to talk about at this meeting. I think it is one of the major committees, one of the important committees of the House, which has the function of
of seeing that the documents, the papers that are laid on the table of the Assembly and the Council, they are laid in time and there is no delay in tabling of those reports and all. But there are a few issues. As a journalist, I have covered the Council when it was there up to 85 and again when it was revived, and I have also covered the Assembly for almost 32 years, so right from 1978 till I became a member. So after I became a member, I have been attending as a member. So it is almost 10 years that we have been in the council. So the one thing is, all the reports, all the papers that are supposed to be laid on the table, there is a prolonged delay, and whether these are the corporations or the डच कंट्री का एक वफद वहां के डिप्टी मेयर की क़ियादत में आज शहर हैदराबाद आकर यहां के पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार से मुलाकात किया, जबकि इस मौके पर इनके साथ हेड इनोवेशन एंड स्ट्रेटेजिक अलायंस के वाइस प्रेसिडेंट रामा अय्यर भी मौजूद थे। पुलिस कमिश्नर ने इस मौके पर हसास मजहबी उमूर के इजलासों की सिक्योरिटी की तफसीलात उन्हें बहम पहुंचाई। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर गोशा महल असम्बली हल्के में वाक़ सुल्तान नवाज जंग कब्रिस्तान की मुनदम दीवार को फ़ौरन दोबारा तामीर करवा देने पर इलाके के मजलिसी सदूर व मुतमदीन ने आज सदर पार्टी का शुक्रिया अदा किया और बतलाया कि सदर की खुसूसी दिलचस्पी से आज असम्बली हल्के के बहुत सारे तरक्की याफ्ता काम अंजाम पा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की कामयाब नुमाइंदगी के ऊपर सुल्तान नवाज जंग ग्रेड में कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल का काम चल रहा है। आज से चंद दिन कबल जब बारिश हुई थी उस टाइम पे यहाँ की दीवार गिर गई थी। वही टाइम मैं सदर मोहतरम को इत्तला दिया कि साहब यहाँ पर बारिश की वजह से ये दीवार गिर गई है, और इस सदर मोहतरम बलिया कमिश्नर से बात करके और सदर मोहतरम के लेटर के ऊपर ये काम मंजूर हुआ है और काम का आगाज़ भी हो चुका है। आज मैं सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर यहाँ पर आके काम का मुआयना करने आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह गोशा महल असम्बली हल्के में सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की नुमाइंदगी के ऊपर करोड़ों रुपए के काम चल रहे हैं, जैसा कि सीवरेज लाइन हो या सीसी रोड हो या वाटर लाइन हो या NP2 पाइप लाइन हो या ये बाउंड्री वॉल के काम हो। आज हमारे साथ यहाँ के मुकामी सदर इब्तदाई के शहबाज भाई है और तमाम सदर मुतमदीन हैं। हम लोग पूरा मुआयना करे हैं और ख़ास तौर पे जो सामने जो मस्जिद है, मस्जिद के लोग भी, मस्जिद के सदर साहब से भी मैं भी मिला, उन्होंने भी सदर मोहतरम से मुलाकात किए थे। तो बोले कि साहब ये दीवार गिरने की वजह से मस्जिद को जो मुसल्लाइन मस्जिद जो आ रहे हैं उनको भी तकलीफ हो रही। बोले तो वही टाइम पे सदर मोहतरम कमिश्नर साहब से बात करें, लेटर भी दिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह काम का मुआयना करे हैं बेहतरीन तरीके से। इसकी बाउंड्री वॉल उठे बाद ऊपर से ग्रिल भी लगा दे रहे इसके ऊपर और गेट भी लगा दे रहे और अंदर पूरे कब्रिस्तान की जो जंगल के अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।